तो दोस्तों, फ्रांस, इजराइल और भारत जिस तरह की समान समस्याओं से जूझ रहे हैं, पता नहीं इनका निराकरण कब जाकर निकलेगा। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बहुत ही ज्यादा बुरी खबरें निकल कर आ रही है, जिन्हें हम लोग एक साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हुतियों को लेकर एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, तो वहीं पर भारत को यूरेनियम के भंडार मिले हैं, जिससे एनएसजी सदस्यता अगर भारत को कुछ और समय नहीं भी मिलती है, तब भी हमारा काम प्रॉपर चल जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर हो या फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हो, सब कुछ हम लोग वहां पर मैनेज कर पाएंगे। भारत क्यों रशिया को इस समय सॉरी बोल रहा है, स्पेशली पुतिन को किस तरह की हमारी मजबूरी है, आखिर क्या हुआ है फ्रांस में एक बार फिर से। इसके अलावा चाइना की शी जिनपिंग का क्या हुआ, वो कहां अभी तक गायब है, उनको लेकर क्या कोई नया डेवलपमेंट निकल कर आया है, इन सभी मुद्दों पर एक साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप बस वीडियो को कहीं से भी स्किप किए बिना अंत तक देखते हुए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहली खबर की शुरुआत हम लोग फ्रांस से करेंगे। रिसेंटली मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि पेरिस ओलंपिक की शुरुआत से कुछ घंटों पहले ही फ्रांस के अंदर एक भीषण हमला होता है, जो कि वेल प्लान्ड होता है, वेल कोरियोग्राफ्ड होता है, और इसके तहत फ्रांस की कुछ प्रमुख रेलवे लाइंस को टारगेट बनाया जाता है और इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, जिससे वहां पर आवागमन काफी ज्यादा प्रभावित होता है। और बताया ये गया था कि आने वाले कुछ ही दिनों में 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। इवन वो एथलीट्स जो कि पेरिस ओलंपिक में शामिल होने के लिए जाएंगे, उनके लिए भी जो रेलवे रूट निर्धारित किया था, उसे भी भारी भरकम डैमेज पहुंचाया गया। तो ये एक तरह का सुनियोजित हमला था, जिसकी इंटेलिजेंस नहीं मिल पाई, पहले सब कुछ फेलियर साबित हुआ और फाइनली वो तत्व जो कि नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। कि हम लोग जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक के चलते दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसीज की नजर यहाँ पर है, खुद फ्रांस की भी सीक्रेट एजेंसी लगी हुई है, नेटो का सहयोग है उसे, लेकिन इन सब के बावजूद इन्हें इंटेलिजेंस की काफी कमी देखने के लिए मिल रही है। या यूं कहें कि जो उपद्रवी तत्व थे वो इतने ज्यादा एडवांस हैं कि वो इन सभी को चकमा देने में सक्षम रहे। और इस तरह की गतिविधियां दुनिया भर के देशों में लगातार होती जा रही है, जहां पर इंटेलिजेंस फेलियर देखने के लिए मिला है। अब बताया जा रहा है कि इसी के बाद एक और अटैक हो चुका है फ्रांस के अंदर, और अल्टीमेटली पूरी कोशिश की जा रही है पेरिस ओलंपिक के ऊपर एक भद्दा सा दाग लगाने की। दरअसल बताया ये जा रहा है कि पेरिस ओलंपिक के चलते ही दूसरी बार तोड़फोड़ की गई है और इस दौरान निशाना बनाया गया है मोबाइल टावर्स वगैरह को। यानी फ्रांस के अंदर रेलवे नेटवर्क के बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप करने की योजना यहाँ पर तैयार की गई थी। अभी ये काफी इनिशियल स्टेज की खबर है, इस वजह से नुकसान का आकलन पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये हमला भी काफी ज्यादा सुनियोजित था। इस बात का भी पता लगाना अभी बाकी है कि क्या इस हमले का किसी तरह से सीधा कनेक्शन ओलंपिक से जुड़ता है और क्या ओलंपिक गेम्स में इस हमले का कोई नुकसान देखने के लिए मिलता है। इन सारी चीजों को फिलहाल अवलोकित किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि ये जो हमला था, ये काफी वाइड एरिया को कवर करता है, यानी पर्टिकुलर किसी एक एरिया में ये हमला नहीं हुआ है, बल्कि अलग अलग स्थानों को टारगेट किया गया है और उनके टारगेट पर कम्युनिकेशन सेक्टर ही था फ्रांस का। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इन कारणों का पता चल जाए, आरोपी पकड़ में आए और इस तरह की चीजें दोबारा ना हो। कम से कम ओलंपिक गेम्स तो वहां पर शांतिपूर्वक कंप्लीट हो जाए। इसके बाद जो दूसरी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो कि हुतियों से रिलेट करती है, इस खबर को जानने के बाद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इजराइल और यूएई संयुक्त रूप से यमन के अंदर ही, जी हाँ, यमन के ही अंदर, यमन के ही एक आइलैंड के ऊपर अपना सैन्य बेस तैयार कर चुके हैं। और बताया जा रहा है कि ये सैन्य बेस निर्णायक होगा ईरान और हुतियों के ऊपर पूर्णतः लगाम लगाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भला कैसे पॉसिबल हुआ। अब आप ध्यान से सुनते रहिएगा जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, वर्ष 2015 से ही हुतियों के खिलाफ यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो और इनके बाकी के जो मित्र राष्ट्र हैं, इन्होंने अभियान शुरू किए थे। इनके खिलाफ काफी लंबे समय तक इन्होंने युद्ध भी लड़ा। इसी बीच बताया ये जा रहा है कि यमन के अंदर एक द्वीप समूह है, जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह भारत के अंदर है, ऐसा ही एक द्वीप समूह यमन के अंदर भी है, जिसे सोकोट्रा द्वीप समूह कहा जाता है। इसमें एक से अधिक कई सारे द्वीप मौजूद हैं और ये पूरी तरह से यमन के ही अधीन आते हैं। अब बताया ये जा रहा है कि इसी द्वीप समूह के ऊपर यूएई द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद 9 सितंबर 2020 को फ्रांस की एक खुफिया वेबसाइट है, इसके द्वारा कुछ इंटेलिजेंस साझा की गई थी और इनके द्वारा बताया ये गया था कि अगस्त 2020 के अंत में इस द्वीप के ऊपर इजराइल और यूएई द्वारा एक खुफिया अड्डा तैयार किया गया है।
यानी यूएई ने पहले तो इस आइलैंड पर कब्जा किया, उसके बाद इजराइल के साथ मिलकर इसके ऊपर खुफिया सैन्य बेस तैनात कर दिया, जहां पर इजरायली टेक्नोलॉजी के कई सारे वेपन्स, कई सारे सेंसर्स वगैरह, रडार सिस्टम, निगरानी के उपकरण, ये सारे कुछ इंटीग्रेट कर दिए। और ये काम इन्होंने नवंबर 2023 तक कंप्लीट कर लिया था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आइलैंड है ये यमन की राजधानी सना से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं पर सोमालिया के भी ये काफी नजदीक है और दूरी केवल 250 किलोमीटर की बताई जाती है। तो अब आप बताइए कि इजराइल और यूएई दोनों ही इस आइलैंड का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से यमन के अंदर अटैक्स कर सकते हैं, और ये हुतियों के साथ साथ ईरान के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब हुती हो, ईरान हो या फिर हिजबुल्लाह वगैरह हो, ये सारे कुछ इस मूव से काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनकी सबसे कमजोर नस अब इनके हाथों में आ चुकी है। अब अगली खबर निकल कर आ रही है इटली और चाइना से। बताया जा रहा है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जो इस समय चाइना के 5 दिवसीय विजिट पर पहुंची हुई है, उनकी फाइनली मुलाकात शी जिनपिंग से हो गई है। और इस बीच पत्ते खुल गए कि शी जिनपिंग फिलहाल तो सकुशल हैं। इस समय काफी ज्यादा अनुमान लगाए जा रहे हैं कि क्या इस विजिट के बाद में बीआरआई परियोजना के साथ वापस से जुड़ने के लिए अपनी स्वीकृति इटली दे देगा। तो देखिए, इसको लेकर अभी तक तो किसी तरह की कोई पुष्टि देखने के लिए नहीं मिली है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर मकसद ये है कि इटली और चाइना अपने सारे रिलेशनशिप को पुनर्स्थापित करे और जो भी खटास बीच में आई है इन सभी को हटाने की कोशिश करे। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इटली और चाइना के बीच में ट्रेड काफी बड़े स्केल पर होता है। यूरोप का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इटली ही चाइना के लिए है। दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड $80 बिलियन के ऊपर होता है। इसी वजह से चाइना इटली को और इटली चाइना को एक दूसरे के सहयोगी के तौर पर इस समय देख रहे हैं। यहाँ पर चाइना द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स भी उठाई गई है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर यूरोप में काफी ज्यादा प्रतिबंध झेलने के लिए मिल रहा है। किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट भेजें तो उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन काफी ज्यादा ड्यूटी वगैरह लगा देता है। इस वजह से हमारी चीजें यूरोप तक नहीं पहुंच पाती, जिसमें मुख्य मुद्दा इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का उठाया। जैसा कि मैं आपको पास्ट में बता चुका हूं, जिस तरह से मोबाइल फोन्स के चक्कर में चाइना ने पूरी दुनिया को अपनी जकड़न में ले लिया, वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में भी चाइना ये चाहता है कि पूरी दुनिया उनके ऊपर निर्भर हो जाए और अगले 2-3 डिकेड्स तक वापस से चाइना इसी तरह से हाइप पर रहे। तो इसके ऊपर 36% तक की ड्यूटी लगा रखी है यूरोपियन यूनियन द्वारा। तो चाइना के व्हीकल्स यूरोप में नहीं बिक सकते कुल मिलाकर, क्योंकि वो काफी महंगे हो जाते हैं इसके बाद और कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो इसको लेकर मदद मांगी है इटली की। इसके अलावा चाइना ने ये मुद्दा भी उठाया है कि इस समय पूरे यूरोप के अंदर एक लहर चल रही है, जहां पर राइट विंग गवर्नमेंट्स लगातार एस्टेब्लिश होती जा रही है। इटली में खुद राइट विंग गवर्नमेंट इस बार आई है, जॉर्जिया मेलोनी जिसका प्रतिनिधित्व करती है। तो चाइना ने पूछा है कि क्या इस तरह की गवर्नमेंट वगैरह से हमें डरने की आवश्यकता है। उनका मतलब ये था कि लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट जब तक थी तब तक तो हमारा सिक्का चल गया, लेकिन क्या राइट विंग के बाद भी हमारा सिक्का चल पाएगा। अब अगली खबर की बात की जाए तो ये सीधे भारत और यूक्रेन से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम लोगों ने 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि अगले महीने संभवतः प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन के विजिट पर जा सकते हैं, जिसके पीछे कुछ मोटा माटी कारण ये बताए जा रहे थे कि एक तो अमेरिका का प्रेशर भी था, इवन पूरी दुनिया के अंदर भारत जो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर रशिया की विजिट के बाद ये विजिट भी हमारे लिए कहीं ना कहीं जरूरी हो जाती है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की गई थी। कांग्रेचुलेट करने के साथ साथ उन्होंने यूक्रेन के विजिट पर आने के लिए कहा था। और इसके अलावा जो तीसरी बात निकलकर सामने आई थी वो ये थी कि अमेरिका द्वारा भारत से आग्रह किया गया था कि आप रशिया यूक्रेन वॉर में हस्तक्षेप कीजिए और मीडिएटर के तौर पर आप इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे पहले जिनने भी कोशिश की वो सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी है। एकमात्र ऑप्शन इस समय पीएम मोदी ही बचते हैं। तो ये सारे कारण तो हमारे सामने निकल कर आ ही रहे थे और इनके ऊपर एक्चुअली बात की भी जानी है। लेकिन इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये विजिट यूक्रेन होने जा रहा है और वो है हमारी नौसेना की निर्भरता यूक्रेन के ऊपर। देखिए, यूक्रेन के बहुत सारे मरीन इंजन भारतीय नौसेना के अलग अलग वेसल्स में हैं। अगर इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो आप लिटरली अपना माथा पकड़ लेंगे और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत बड़े स्केल पर हम लोग यूक्रेन के ऊपर निर्भर हैं। अब यूक्रेन की ये सारी इंडस्ट्रीज वगैरह इस समय तबाह हो चुकी है। इनकी जो भी प्रोडक्शन यूनिट वगैरह थी ये सारी कुछ रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दी है। इसके अलावा जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम होते थे उन्हें भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और कुल मिलाकर यूक्रेन पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में भारत की नौसेना के कई सारे नए प्रोजेक्ट
और जो पुराने प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं उनके लिए समस्याएं आ रही है। हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर हमें सही समय पर पार्ट्स वगैरह ना मिले, इनके संबंधित मेंटेनेंस वगैरह ना मिले, तो शायद हमारे कई सारे नेवल वेसल ग्राउंडेड भी हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। इसीलिए आप सभी को शायद याद होगा कि आज से 6-7 महीना पहले एक वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था। वहां पर यूक्रेन द्वारा भारत से ये अपील की गई थी कि देखिए आप यूक्रेन को रीडेवलप करने में अपनी मदद कीजिए। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि बदले में आप रिवॉर्ड भी यहाँ से ले सकते हैं या रिटर्न गिफ्ट ले सकते हैं, और वो ये होगा कि हमारी कुछ डिफेंस इंडस्ट्रीज है या जो दूसरी इंडस्ट्रीज भी है जिनके साथ आपके संबंध रहे हैं पुराने और काफी हद तक आप उनसे लेन देन और व्यवहार करते आए हैं, तो उनमें आप भागीदारी ले लीजिए। तो बताया जा रहा है कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन के विजिट पर जा रहे हैं। संभवतः यहाँ पर किसी तरह से कोई ना कोई बड़ी डील हो सकती है भारत यूक्रेन के बीच में, जिसके तहत यूक्रेन के मरीन इंजन संबंधित कुछ कंपनियों के अंदर भारत अपनी साझेदारी ले सकता है, जिसके चलते उन्हें रीबिल्ड किया जाएगा और उसके बाद जब उनके अंदर प्रॉपर काम शुरू हो जाएगा तब भारतीय नौसेना की जो रिक्वायरमेंट है वो वहीं से हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यकीन मानिए भारतीय नौसेना को इन फ्यूचर काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा। अब इसके बाद खबर की बात की जाए तो वो यूरेनियम संबंधित निकल कर आ रही है। जी हाँ, देखिए हम जानते हैं कि यूरेनियम की भारत के अंदर बहुत जरूरत है। इन फ्यूचर हमें रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत कुछ करना है, न्यूक्लियर वेपन्स का प्रसार भी करना है, तो इन सब के लिए यूरेनियम की आवश्यकता पड़ेगी और यूरेनियम की आवश्यकता फुलफिल करने के लिए एनएसजी की सदस्यता चाहिए, जिसके लिए भारत काफी डिकेड से परेशान भी हो रहा है। लेकिन चाइना के वीटो की वजह से ये हमें नहीं मिल पाता। यूरेनियम की सप्लाई भारत ले तो ले कहां से, लेकिन दोस्तों इसी बीच में भारत द्वारा अपने खुद के क्षेत्रों को भी लगातार एक्सप्लोर किया जा रहा है और इसमें सफलता मिलती जा रही है। इसी तरह से बताया ये जा रहा है कि एक और बहुत ही बड़ा यूरेनियम का भंडार भारत को मिल चुका है भारत के अंदर ही। ये भंडार बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मिला है और ये जो भंडार मिला है भारत के लिए ये रेवोल्यूशन साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुल 4 जिलों में, जिसमें हमीरपुर, ऊना, शिमला और मंडी आता है, यहाँ पर यूरेनियम के महत्वपूर्ण भंडार पाए गए हैं और इसकी जानकारी खुद इस समय पार्लियामेंट के अंदर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। तो इस बात से ज्यादा बड़ी पुष्टि और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती किसी खबर के लिए। इसके आगे बताया ये जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय जो DAE है, इसके द्वारा प्रारंभिक तौर पर यहाँ का निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि इन स्थानों पर संयुक्त रूप से यूरेनियम ऑक्साइड के भंडार लगभग 784 टन के आसपास मौजूद है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट काफी ज्यादा उत्सुक है, काफी बहुमूल्य खोज इसे मानी जा रही है और इसको लेकर जब पूरी तरह से काम शुरू हो जाएगा तो ये उस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा। कहने का मतलब एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। ये भारत के फ्यूचर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।